जो वाकया, जो स्टोरी मैं अभी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो गाज़ियाबाद की है। गाज़ियाबाद दिल्ली के बिल्कुल सटा हुआ उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही हाईली पॉपुलेटेड इंडस्ट्रियल टाउन है और दिल्ली में काम करने वाले हज़ारों, बल्कि मैं कहूँगा लाखों लोग गाज़ियाबाद में रहते हैं और रोज़ कम्यूट करते हैं, क्योंकि दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में ये शहर बसा हुआ है। और ये जो घटना मैं आप सबको बताने वाला हूँ इसका ताल्लुक गाज़ियाबाद से है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसी साल यानी 2022 को 6 अक्टूबर के रोज़ एक लड़का अपने घर से गायब हो जाता है। बल्कि लड़का क्या, इनको एक शख्स कहना ज़्यादा ठीक होगा। इनकी उम्र तकरीबन 40 साल है, लेकिन वो अकेले हैं इस दुनिया में। उनके माता पिता भी नहीं हैं, फैमिली में कोई और नहीं है। नाम है अंकित खोखर। अंकित खोखर मूल रूप से बागपत के मुकुंदपुर गांव का रहने वाला है। तो लेकिन अंकित खोखर को पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो पीएचडी स्कॉलर है, पीएचडी की पढ़ाई कर रहा है और अभी हाल ही में उसने लखनऊ की एक यूनिवर्सिटी में अपना थीसिस, जिसे कहते हैं, अपनी फाइल सबमिट की है। और वो गाज़ियाबाद में मोदी नगर का इलाका है। मोदी नगर में राधेश्याम कॉलोनी एक लोकेलिटी है जहां पर एक किराए के मकान में रहता है। लेकिन अंकित का प्रोफाइल सिर्फ इतना नहीं है कि वो अकेला है, एक स्टूडेंट है, पढ़ने लिखने में बहुत इंटरेस्ट है, बल्कि उसके प्रोफाइल का एक और भी बहुत ख़ास पहलू ये है कि वो बहुत पैसे वाले घर से है। कहने का मतलब ये कि उसके पास पुश्तैनी ज़मीन है, करोड़ों की दौलत है, ये सब कुछ है। एक अकेला शख्स और करोड़ों का अकेला वारिस, ये भी अंकित की एक पहचान है। तो ये अंकित जो है 6 अक्टूबर को अचानक अपने घर से गायब हो जाते हैं। अंकित के चूंकि कोई नाते रिश्तेदार नहीं है तो कोई भी अंकित को ढूंढने की कोशिश नहीं करता। ले दे करके अंकित के कुछ गिने चुने दोस्त हैं जो अंकित से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया 6 अक्टूबर से लगातार अंकित का फ़ोन जो है वो अनआंसर्ड जाता रहता है, अनआंसर्ड ही रहता है। एक बार भी अंकित फ़ोन नहीं उठाता, एक बार भी वो बात नहीं करता। दोस्तों को लगता है कि शायद वो कहीं बिज़ी होगा। दोस्त भी अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है, बिज़ी हैं, वो फॉलो नहीं कर पाते। लेकिन एक दोस्त ऐसा है जिसकी अंकित से कुछ ज़्यादा ही घनिष्ठता है और वो दोस्त जो है अक्सर जब अंकित फ़ोन नहीं उठाता है तो वो अंकित को व्हाट्सएप मैसेज करता है, टेक्स्ट करता है। बदले में दूसरी तरफ से अंकित भी जवाब देता है, लेकिन अंकित जो जवाब देता है वो संतोषजनक जवाब नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। और ऊपर से अंकित जैसा शख्स जो काफ़ी पढ़ा लिखा है, खुद पीएचडी स्कॉलर है, वो इस तरह के सिली स्पेलिंग मिस्टेक्स करता है जिसे देखकर उसके दोस्त को शक होता है। कहने का मतलब ये कि अंकित जो मैसेज टाइप करके भेजता है उन मैसेजेस में बहुत सारी गलतियां होती है, जबकि अंकित जो लिखता था मैसेज उसमें गलतियां नहीं होती थी। तो उसके दोस्तों को जो है इस पर शक होता है और ख़ासकर एक दोस्त जो अंकित के बहुत क्लोज था उसे तो कुछ ज़्यादा ही शक होता है। और फिर फाइनली वो दोस्त जो है मोदी नगर में ही पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहाँ 12 दिसंबर के रोज़, यानी अब से 2 दिन पहले 12 दिसंबर के रोज़ वो अंकित खोखर की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देता है। इसके बाद पुलिस इस मामले की जांच शुरू करती है। सबसे पहले तो वो दोस्त से ही पूछताछ करती है कि भाई आप रिपोर्ट लिखवा रहे हैं, घर वाले कहाँ हैं? तो वो पुलिस को बताता है कि घर में कोई नहीं है। मोदी नगर में राधेश्याम कॉलोनी में अंकित एक किराए के मकान में रहता था और उसको लगातार फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहा है। पूरी बात जो है वो दोस्त पुलिस को बताता है और फिर पुलिस जो है इस मामले की तफ्तीश बहुत तेज़ी से शुरू करती है, क्योंकि पुलिस को भी इस दोस्त की शुरुआती बातें सुनकर ये लगता है कि शायद अंकित के साथ कोई अनहोनी हो चुकी है। क्योंकि हम में से सारे लोगों ने ये देखा है कि किसी का मोबाइल फ़ोन रहस्यमय तरीके से अचानक स्विच ऑफ हो जाना या फिर मोबाइल फ़ोन का स्विच ऑन रहना लेकिन किसी का फ़ोन नहीं उठाना, उधर से टेक्स्ट मैसेज करना, ये सारी चीज़ें जो है अनहोनी की तरफ इशारा करती है। न जाने कितने ही क्राइम में इस तरह के मामले होते हैं। तो पुलिस इस मामले को बहुत मुस्तैदी से, बहुत फुर्ती से इस मामले को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है और इसके बाद पुलिस उसके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन चेक करती है कि उसके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन क्या क्या है।
किस एरिया में वो मोबाइल फ़ोन एक्टिव है, चल रहा है, और साथ ही अंकित का जो बैंक अकाउंट है उसकी पुलिस पड़ताल करती है। कहने का मतलब ये कि पुलिस टेक्निकल सर्विलांस से ही जो है अंकित को ढूंढने की कोशिश शुरू करती है। और इस कोशिश में पुलिस कुछ चीज़ें नोटिस करती है। पुलिस ये देखती है कि 6 अक्टूबर को जब अंकित गायब हुआ, जिसके बाद से अंकित का कोई पता पुलिस को नहीं मिल पा रहा था, लोगों को नहीं मिल पा रहा था, तो 6 अक्टूबर से पहले अंकित के बैंक खातों से चंद दिनों के अंतराल में तकरीबन 50 से 60 लाख रुपए उसके बैंक अकाउंट से निकाले गए थे। ये एक बहुत बड़ी बात थी। और वो 50 से 60 लाख रुपए किसी और ने नहीं, बल्कि खुद अंकित जिस मकान में रहता था उसके मकान मालिक ने, उमेश शर्मा ने, वो रुपए निकलवाए थे, यानी उसके खाते में वो पैसे ट्रांसफ़र हुए थे। और ये अंकित के गायब होने के पहले की बात है। एक तो ये बात पुलिस ने गौर की, और फिर पुलिस ने मोबाइल फ़ोन के लोकेशन के बारे में जब पुलिस ने इंक्वायर किया तो देखा कि मोबाइल फ़ोन का लोकेशन उसी मोदी नगर में, उसके घर के इर्द गिर्द आसपास के इलाके में कभी कभी ऑन होता है, कभी ऑफ हो जाता है। ये सारी चीज़ें पुलिस ने नोटिस की। इसके बाद पुलिस ने यह तय किया कि वो अंकित के मकान मालिक उमेश शर्मा से पूछताछ करेगी। उसने उमेश शर्मा को पूछताछ के लिए बुलाया और अंकित के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की। तो पुलिस को कुछ बातें पता चली। पुलिस को ये पता चला कि अंकित जो है तकरीबन अक्टूबर महीने से ही गायब है, और उमेश और उसके घर के लोगों को भी अंकित के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो कहाँ चला गया। बल्कि उमेश ने ये बताया कि अंकित जो है उसकी बीवी को, उमेश की बीवी को अपना बहन मानता है, और चूंकि बहन मानता है तो बहुत घनिष्ठता उसके परिवार के साथ है। और वो लोग भी बहुत हैरान हैं कि तकरीबन 2 महीने से अंकित पता नहीं कहाँ चला गया है। अब जब उमेश ने ये सारी बातें बताई तो पुलिस का शक जो है उमेश की तरफ ही चला गया, क्योंकि एक तो उमेश के खाते में बहुत सारे पैसे ट्रांसफ़र हुए थे, ऊपर से उमेश के घर में वो रहता था, और उमेश चिंता तो जता रहा था, लेकिन उमेश ने एक बार भी इसके गुमशुदगी के बारे में पुलिस को जानकारी नहीं दी थी। ऊपर से उमेश ये बता रहा था कि उसकी पत्नी के साथ जो है वो अंकित के भाई बहन वाले अच्छे रिश्ते थे, तो ये भी बातें वो बता रहा था। तो ये सारी चीज़ें आपस में कंट्राडिक्ट कर रही थी। अगर इतने ही अच्छे रिलेशन थे और इतने रुपए जो है उसके बैंक खाते में गए थे, तो फिर उमेश को भी तो कम से कम अंकित को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए थी। पुलिस को ये बात खटक रही थी। उमेश से जब इतने रुपयों के ट्रांजैक्शन के बारे में पुलिस ने पूछा तो पुलिस को उमेश ने ये बताया कि अंकित ने ये रुपए उसे लोन के तौर पर अलग अलग किश्तों में दिए थे, और वो अपने बिजनेस के लिए ये पैसे उसने अंकित से बोरो किए थे। ये पैसे उसे लौटाने भी थे और आने वाले दिनों में वो लौटा देता। लेकिन जब उमेश की हरकतों पर, जिसमें उसने कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई, अंकित की गुमशुदगी पर खामोशी ओढ़ ली, उसके बारे में किसी को नहीं बताया, रुपए पैसे उसके ट्रांसफ़र होकर उसके अकाउंट में आ गए, इन सब मामलों को लेकर जब पुलिस ने उमेश को कन्फ्रंट किया तो उमेश जो है वो लड़खड़ाने लगा। पहले तो वो ओवर स्मार्ट बिहेव कर रहा था, लेकिन बाद में वो लड़खड़ाने लगा, और फाइनली उमेश ने ये मान लिया कि अंकित का कत्ल जो है उसी ने किया है। और कत्ल करने के पीछे की जो वजह उसने बताई, उसने कहा कि अंकित से उसने जो 50 से 60 लाख रुपए लिए थे, वो रुपए वो अंकित को लौटाना नहीं चाह रहा था, इसीलिए उसने अंकित की हत्या की। और न सिर्फ रुपए लौटाने से वो बच जाता, बल्कि हत्या अगर अंकित की वो कर देता तो इसके बाद उसके जो बाकी रुपए हैं वो रुपए भी वो हड़प सकता था। तो कुल मिलाकर उमेश की बड़ी घनघोर बदनीयती थी अंकित के ऊपर और अंकित के रुपए पैसों के ऊपर, और इसी वजह से उमेश ने उसकी हत्या कर दी थी। और ये बात उमेश ने अब पूछताछ में कबूल कर ली। लेकिन क्या इस कत्ल में उमेश अकेला ही शामिल था, या फिर उमेश के साथ उसकी बीवी जो अंकित की धर्म बहन है उसका भी इस मामले में कोई रोल है? क्या कत्ल में कुछ और भी लोग शामिल हैं? पुलिस को अभी इन सारी बातों का पता करना है। आपको पता है कि ये रिसेंट इंसिडेंट है, 12 तारीख की बात है, आज हम 14 तारीख में बैठे हुए हैं, आज मामले का खुलासा हुआ है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में सामने आनी बाकी है, लेकिन शुरुआती तफ्तीश में ये बात क्लियर हो गई है कि कत्ल जो है उमेश ने ही किया है, क्योंकि उमेश ने पूछताछ में पुलिस से ये बात कबूली है, और कत्ल करने के पीछे जो मोटिव और एविडेंस होते हैं वो भी पुलिस ने काफ़ी हद तक गैदर कर लिया है। मोटिव के बारे में भी पुलिस ने पता कर लिया। अब पुलिस ने उमेश से पूछा कि तुमने अंकित को कब मारा और कैसे मारा। एग्जैक्ट डेट तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये सच है कि 6 अक्टूबर को जब अंकित गायब हुआ था उसी के इर्द गिर्द किसी तारीख पर
उमेश ने अंकित की हत्या की थी, और हत्या भी कहीं और नहीं बल्कि उसी के घर में जहां वो किराए पर रहता था, जो उमेश का ही घर है, उसी घर में उसने अंकित की हत्या की। और न सिर्फ हत्या की बल्कि हत्या करने के बाद उसकी लाश के 4 टुकड़े किए, और ये 4 टुकड़े अंकित ने अपने कुछ एक साथियों के साथ मिलकर, दोस्तों के साथ मिलकर, इसी गाज़ियाबाद मुजफ्फरनगर के आसपास के अलग अलग इलाकों में तकरीबन 50 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग जगहों पर फेंक दिए, ताकि न तो लाश कंप्लीटली रिकवर हो पाए और न ही ये केस आगे खुल पाए। लाश के टुकड़े इन्होंने मुजफ्फरनगर के खतौली नहर में जाकर फेंके। मसूरी, गाज़ियाबाद के पास ही एक लोकेलिटी है, मसूरी नहर में जाकर फेंके। और साथ ही ईस्टर्न पेरिफेरल वे, जो गाज़ियाबाद और नोएडा और दिल्ली के करीब से होकर गुजरती है, उस ईस्टर्न पेरिफेरल वे में कुछ सुनसान जगहों पर लाश के टुकड़े फेंके। इस तरह से उमेश ने अंकित के कत्ल की प्लानिंग की, उसकी हत्या की, लाश के कई टुकड़े किए, पॉलीथीन में उन टुकड़ों को पैक किया, और पैक करने के बाद उन टुकड़ों को उमेश ने अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। इसके बाद उसने अंकित के खाते से 20 लाख रुपए और निकाल लिए। 60 लाख रुपए तो वो पहले ही हड़प चुका था, 20 लाख रुपए और निकाल लिए। और उसके बाद जो अंकित का एटीएम है, वो एटीएम कार्ड उसने अपने एक दोस्त को दे दिया जिसका नाम प्रवेश है, और प्रवेश को ये बोला कि ये एटीएम कार्ड लेकर तुम पैसे निकालो। प्रवेश का ताल्लुक उत्तराखंड से है, तो उमेश ने कहा कि तुम उत्तराखंड जब भी जाना एटीएम से पैसे निकालना, और पैसे निकालकर अपने पास रखना, मुझे भी देना, और जब भी जाना तो ध्यान रहे कि अपना मोबाइल फ़ोन लेकर जो है एटीएम से पैसे निकालने मत जाना, क्योंकि मोबाइल फ़ोन से सर्विलांस का खतरा होता है और तुम पकड़े जा सकते हो। तो अब पुलिस ने इस मामले में उमेश को तो गिरफ्तार किया ही है, उमेश के साथ साथ प्रवेश को भी पकड़ लिया है। बाकी 5 से 6 लोग इंक्लूडिंग उमेश वाइफ, ये लोग अभी अंडर स्कैनर हैं, पुलिस के रडार पर हैं, और पुलिस ये जांच कर रही है कि क्या इन लोगों ने भी कत्ल की घटना में उमेश का साथ दिया था या नहीं। आपको एक और बात बताऊं, बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया कि अंकित जो है बहुत पैसे वाले घर से था, और अंकित ने हाल ही में बागपत में उसकी जो पुश्तैनी ज़मीन है उसका एक बड़ा हिस्सा बेचा था, और वो बेचने के बाद उसे तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए, उसके पास जो ऑलरेडी बैंक बैलेंस था वो तो था ही, उसके अलावा 1.5 करोड़ रुपए और मिले थे। और अंकित का ये जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, ये जो है उमेश को काफ़ी आकर्षित करता था, और आकर्षित नेगेटिव सेंस में करता था। वो लालची था, और उसको लगता था कि अगर वो अंकित को रास्ते से हटा दे, तो चूंकि अंकित का कोई नाते रिश्तेदार भी नहीं है, वो अकेला है, तो शायद कोई उसके बारे में नहीं पता करेगा, और इसलिए वो बच भी जाएगा और उसे रुपए भी मिल जाएंगे। तो बहुत ही घटिया मानसिकता थी, जहनीत बहुत गलत थी, और उसने फाइनली अपने इसी घटिया मानसिकता की बदौलत जो है अपने घर में रहने वाले अंकित खोखर नाम के तकरीबन 40 साल के एक आदमी की, एक शख्स की जो बिल्कुल ही बेगुनाह था, उसकी हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद उसके रुपए पैसे हड़प लिए, और सबूत मिटाने के लिए लाश के कई टुकड़े कर उसे 50 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग जगहों पर फेंक दिए। पुलिस को जब इसके बारे में 12 तारीख को जब रिपोर्ट दर्ज हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुलिस ने बहुत फुर्ती से जांच की, और इतनी फुर्ती से पुलिस ने जांच की कि पुलिस ने तुरंत इस केस को सॉल्व कर लिया। 48 घंटों के अंदर उमेश को और उसके दोस्त प्रवेश को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। सर्चिंग की है उस मकान की जहां पर अंकित खोखर रहता था, यानी उमेश का ही मकान, और उस मकान से पुलिस को कुछ ब्लड स्टेन और बालों के गुच्छे, कुछ इस तरह की चीज़ें रिकवर हुई है, जिनको फॉरेंसिक जांच के लिए अब पुलिस भिजवा रही है। साथ ही ये चीज़ें एक एविडेंस के तौर पर भी आने वाले दिनों में काम आ सकती है। तो कुल मिलाकर धोखे और गद्दारी की और लालच की और नीचता की ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर जो है बड़ी तकलीफ़ होती है, मन सिहर उठता है। लेकिन चलिए, हम इतनी राहत की बात ज़रूर है कि बेशक जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था, वो अकेला था, लेकिन उसके दोस्त कम से कम उसे इतने अच्छे मिले थे जिन्होंने उसको ढूंढने की कोशिश की। बेशक इसमें थोड़ा देर हुआ क्योंकि हर आदमी अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त है, लेकिन दोस्त ने इतनी तकलीफ़ की कि उसने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई, तो जाकर कत्ल के इस सनसनीखेज़ मामले का खुलासा हुआ। वरना जैसा कि कातिल ने सोचा था कि अंकित के बारे में कभी कोई पूछने भी नहीं आएगा और वो कत्ल करके बच जाएगा, 2 महीने तक जिस तरह से ये मामला लंबा चलता रहा और किसी को उसके बारे में पता नहीं चला, ये इंडिकेट करता है कि शायद अंकित
की हत्या हो जाती, अगर हत्या होने के बाद ये राज भी नहीं खुलता अगर उसके दोस्तों ने थाने में जाकर रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाई होती। तो ये मामला समहाउ श्रद्धा मर्डर केस की भी याद दिलाता है, क्योंकि दो ऐसे पहलू हैं जो श्रद्धा मर्डर केस से रिलेट करते हैं। एक तो ये कि जिस तरह श्रद्धा ने अपने घर वालों से और तमाम नाते रिश्तेदारों से रिलेशन ख़त्म कर लिए थे, जिसकी वजह से आफताब ने उसकी हत्या की और वो हत्या का राज कई महीनों तक छुपा रहा। ठीक उसी तरह से अंकित भी इस मामले में थोड़ा दुर्भाग्यशाली था कि उसके पेरेंट्स नहीं थे और घर में कोई और नहीं था, जिसकी वजह से उसके कत्ल का राज तकरीबन 2 महीने तक ढका छुपा रहा। जिस तरह से श्रद्धा के दोस्तों ने ही पहली बार श्रद्धा के गायब होने की जानकारी उसके घर वालों को दी और पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई गई, ठीक उसी तरह से अंकित के मामले में भी अंकित के दोस्तों ने ही थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाई और तब जाकर इस मामले का खुलासा हुआ। जिस तरह श्रद्धा की लाश के कई टुकड़े हुए थे, उसी तरह अंकित की लाश के भी कई टुकड़े हुए और लाश के टुकड़े अलग अलग जगहों पर फेंके गए। तो उसमें खैर मोटिव जो है वो जिल्टेड लवर का था, एक नाकाम आशिक का जो लिव इन में रहता था श्रद्धा के साथ। लेकिन यहाँ जो है सीधा सीधा खालिस मोटिव जो है वो किसी के रुपए पैसे लूटने का और उसकी जान लेकर उसके रुपए पैसों पर ऐश करने के इरादे का था। लेकिन चलिए, दोनों ही मामलों में जो संदिग्ध कातिल हैं, जो आरोपी कातिल हैं, वो पकड़े गए हैं, ये राहत की बात है। तो आज की कहानी यहीं तक।